दोस्तों स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम S1 स्पेशल गेस्ट में। मैं हूं सबा। आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है हिंदी आउटलुक संपादक आलोक मेहता जी को। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप हमें बताइए, आप जनरली सुबह कितने बजे उठते हैं और फिर कैसे दिन की शुरुआत करते हैं? देखिए, लगभग 6:30 के आसपास उठते हैं जी। और कोशिश करते हैं यदि समय पर उठ जाएं, मतलब जैसे आमतौर पर कि थोड़ा टहलने के लिए जा सकें, मॉर्निंग वॉक यदि हो जाहिर सी सके। बात है, आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत ही हेक्टिक है। बिल्कुल, ये जब ये है कि फिर भी अभी भी ऐसा नहीं होता कि सातों दिन जा सकें। यदि मेरी वाइफ साथ न जाए तो मैं नहीं जाता। ओके। ये हमने बनाया है कि दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ जाएंगे तो ताकि How दोनों पर कोई wonderful। डिसिप्लिन हो सके। आप हमें बताइए सर, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन है जिसको आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो? मैं समझता हूँ कि जिस समय हम गए थे राजीव गांधी के साथ 85 में जी नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन में, जी आई फेल्ट कि इंडिया में एक तरह से अपने जन्म के बाद या अपने पूरे करियर में ऐसे मौके कमाए जब भारत उस समय, जिस समय पहले तो इतना मिसेस गांधी के समय में भी हमारे उन देशों के साथ हमें एक तरह का लगता भी था अमेरिका से। जी तो मुझे लगा जब नेशनल प्रेस क्लब में पहली बार राजीव गांधी की, एक तो ट्रेवल करना भी राजीव गांधी के साथ एक अपना अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, डेफिनेटली। और उसमें जितना इंडिया को इम्पोर्टेंस मिला, हम सबको एक महत्व मिला, तो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा वो याद रहता है कि मेरा ख्याल है कि मे बी जून जुलाई के आसपास का उस समय था जिस समय हम लोग गए थे। डेट एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन मैं उस समय को नहीं भूलता जिस समय भारत उस सारी स्थिति में यंगर जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि राजीव गांधी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया, यूथ ऑफ इंडिया, मतलब यूथ ऑफ इंडिया, तो उस ढंग से एक तो इंडिया को तो प्राइम मिनिस्टर के नाते भी थे, लेकिन मुझे लगा और उस नेशनल प्रेस क्लब में जिस तरह से एक छाप उन्होंने छोड़ी, हम लोगों को भी वहाँ ऐसे अखबार वालों से मिलने का मौका मिला। या ऐसे ही उसके कुछ साल बाद मुझे जब वहीं वाशिंगटन में जा कर के एक अपनी बात मीडिया के रूप में, मीडिया पर्सन के रूप में रखने का मौका मिला। एडिटर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी वाशिंगटन में ही, वाशिंगटन टाइम्स जैसे अखबार ने रखी थी। दो ऐसे अवसर थे। मैंने मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एज ए इंडियन, एज ए भारतीय दुनिया में अपनी छाप भारतीय के नाते छोड़ सकें, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या मीडिया का आदमी हो, मुझे लगता है ऐसे अवसर मैं नहीं भूलता। क्योंकि भारत में आप कुछ भी सफलता पा लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन दुनिया में हम दूसरों को देखकर कहते हैं अरे लंदन टाइम्स का एडिटर हमारे आया, लेकिन हमारे यहाँ के लोग जब जाके वहाँ पर सम्मानित होते हैं और अपना या उनका एक मुकाम मिलता है और उनको आपको एक अच्छा एक प्रेजेंटेशन मिलता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसको कहना चाहिए। तो ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। चलिए इसी के साथ हम भी अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं इतिहास से जुड़ी कुछ खास झलकियाँ आज के दिन में। 1906 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया। 1970 अपोलो 13 चंद्रमा की ओर रवाना किया गया, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वापस आया। 1979 उगांडा के तानाशाह ईदी अमीन को हटाया गया। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया आज का दिन। हम बातचीत कर रहे हैं हमारे आज के खास गेस्ट के साथ, आलोक मेहता जी के साथ। आलोक जी, आप हमें बताइए, आपकी पैदाइश किस जगह की है? पैदाइश उज्जैन के पास एक छोटे गांव में मेरा जन्म हुआ। ये बात अलग है कि उसके बाद में मैं कुछ वर्ष गांव में रहा, कहना चाहिए 6-7 तक पिता मेरे शिक्षक रहे। उसके बाद उज्जैन जो शहर है, एक हिस्टोरिकल शहर है, देखा जाए तो वही मेरा पैदाइशी यदि आप कहें तो सारा शिक्षा चूँकि मेरी वहाँ पर हुई और विक्रम विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं कस्बे और गांव से मेरा बचपन ज़्यादा रहा है और वो मेरे लिए जुड़ा रहा। ये अलग बात है कि जहाँ मेरा जन्म हुआ, जो मेरे नाना का घर था, वो पानी में उसके बाद जब बांध बनते हैं, जब हम नर्मदा की बात तो करते हैं, गंगा टिहरी की बात करते हैं, लेकिन मेरे लिए स्मृति इसलिए वो अजीब लगती है क्योंकि जहाँ मेरा जन्म हुआ वो गाँव पानी में डूब चुका। आप अपने गांव की कौन सी ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? देखिए, गांव में जो एक सहजता होती है, यही आप जा रहे हैं, आप ताज़ी चाहे फल लेना हो, आप संतरा या अमरूद या बेर, स्कूल में जब जाते थे तो बेर जो आप तोड़ करके अपना जो खाएं, वो जो सुख है वो आपको महानगर में तो यहाँ पर जामुन जो है उस तरह से होता है। बगीचे में आपने घुस के कुछ बेर चुराए थे बचपन में? चुराने की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि हमारे दादाजी का बहुत अच्छा बगीचा था, जैसे मैंने कहा ना, तो शाजापुर में थे और वो काफ़ी एक्टिव थे, तो बड़ी अच्छी ज़मीन बगीचा था। तो उसमें जो घूमना, आम के पेड़ के नीचे सोने का जो सुख है, वो मुझे यहाँ एयर कंडीशन के उस सुख नहीं मिलता। जो आम के पेड़ के नीचे सोते थे, ऊपर से आम टपकता है, मतलब जो पकता, जो वहीं से जो पका हुआ आम जब आपके ऊपर गिरे और आप उसको काट के खा सके, उस समय तो चाकू की भी जरूरत नहीं होती वैसे, लेकिन वो जो सुख है वो अब तो शायद वैसे गाँव में भी बदलाव इतना आ रहा है
वही और मैं आपसे कह असुरक्षा रही थी। बढ़ रही है। जी। मतलब हम जब उस पेड़ के नीचे सोते थे तो मुझे कभी डर नहीं लगता था। दिल्ली में आज भी 4 ताले लगाने के बाद भी लगता है कि पता नहीं कोई लूटपाट तो नहीं जाएगा। बिल्कुल और अब गांव में जाकर उस तरह से खाट बिछा करके नहीं सो सकते हैं, बहुत कम ऐसे गांव में रह गया है, वरना असुरक्षा बढ़ी है, अपराध वहाँ भी बढ़े हैं। तो वो अंतर लगता है कि किस तरह से गाँव में बदलाव आया है। बिल्कुल सर, आपसे और सारी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए डाल लेते हैं एक नज़र हमारे आज के नटखट सितारे पर। नमस्कार, दिन मंगलवार, नटखट सितारों की चाल। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज आपका हाल। मेष, व्यवसाय में हो सकता है फायदा, फाइनेंस में अचानक मिल सकती है खुशखबरी, हाथ लग सकता है माल, पर बोलचाल पर रखना होगा कंट्रोल। आपकी किसी बात से हो सकता है कोई परेशान, प्रेमी से भी हो सकती है तकरार, हेल्थ हो सकती है खराब, लग सकता है कोई रोग, सावधान रहिएगा। वृष, प्रोफेशनल फ्रंट पर और फाइनेंशियल फ्रंट पर उपलब्धियों से भरा दिन रहेगा, सफलता का आप परचम लहराएंगे। नौकरी के लिए कहीं से आमंत्रण आ सकता है, प्रमोशन का भी बन रहा है चांस, निवेश किए हुए धन में हो सकता है फायदा, फैमिली का भी सपोर्ट भरपूर मिलेगा। मिथुन, आज आपके सितारे आपकी उंगलियों पर नाचेंगे, अच्छे अच्छे समाचार से होगी दिन की शुरुआत, फाइनेंशियल स्थिति और बेहतर होगी, व्यवसायिक कार्यों में चल रहे प्रयास में सफलता मिलेगी, फैमिली मेंबर्स आपका गुणगान करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स की बात चलेगी। वंडरफुल। कर्क, प्रोफेशन की दृष्टि से तो दिन ठीक ठाक रहेगा, पर अचानक माल हाथ से फिसल सकता है, बजट में रहने की है जरूरत, पैसे को लेकर परिवार में अनबन भी हो सकती है, और कामकाज के चक्कर में सेहत को ना भूल जाएं, बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, और प्यार की गाड़ी सामान्य गति से चलेगी, ज्यादा जोर ना लगाएं। सिंह, सेहत को लेकर परेशानी बढ़ सकती है, कोई बीमारी लगने के हैं आसार, बाकी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल फ्रंट पर दिन सामान्य रहेगा, पर अपने गुस्से और बोलचाल को रखना होगा काबू में, वरना घर में हो सकती है तकरार और रूठ सकता है मन का मीत। मन का मीत रूठ जाए तो दिल चला जाता है। कन्या, लव लाइफ के लिए दिन लकी साबित होगा, जो सिंगल हैं उनकी शादी की बात चल सकती है या मिल सकता है आपको आइडियल साथी, स्वास्थ्य करेगा आपका सहयोग और काम काज में दिन सामान्य रहेगा। तुला, रोमांस के लिए आज दिन नहीं है अच्छा, आपकी किसी बात से प्रेमी से हो सकती है अनबन, दिल की बात कहने के लिए कोई और दिन चुनना होगा, किसी बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं, हेल्थ पर ध्यान दें, बाकी आर्थिक, व्यावसायिक और पारिवारिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। वृश्चिक, हेल्थ से तो आप परफेक्ट दिखेंगे, लेकिन प्रोफेशन के रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जल्दबाजी में कदम ना उठाएं, भारी नुकसान भी हो सकता है, बाकी रोमांस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धनु, प्रोफेशनल फ्रंट पर ध्यान दें, वरना हो सकता है भारी नुकसान, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं, घर के कामकाज में हाथ बटाएं, बाकी दिन मिला जुला सामान्य रहेगा। मकर, प्रोफेशनल फ्रंट पर जैसा कल था आज भी वैसा ही रहेगा, ज्यादा दौड़ धूप से कुछ हाथ नहीं लगेगा, दिल की बात कहने के लिए दिन बढ़िया है, कह डालिए दिल की बात, कुछ अच्छे रिस्पॉन्स मिलने के आसार हैं, बोलचाल में दूसरों का दिल जीत लेंगे, आज खुश दिखेगा आपसे आपका परिवार। कुंभ, आज कहीं घूमने फिरने का है दिन, हर क्षेत्र में गाड़ी सामान्य रफ्तार से चलेगी, नया कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल फ्रंट पर हिम्मत ना हारें, सफलता जल्द ही आपके करीब होगी, पारिवारिक एकता बनी रहेगी और प्यार बढ़ेगा, रोमांस के लिए भी दिन अच्छा रहेगा, प्रेमी के साथ प्यार भरा दिन बीतेगा। मीन, प्रोफेशन की दृष्टि से दिन उत्तम रहेगा, किसी काम के पूरे होने की खबर मिलेगी, पर सावधान, काम काज के चक्कर में सेहत को ना भूल जाएं, बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, और प्यार की गाड़ी
सामान्य रफ्तार से चलेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे चुलबुले नटखट सितारे, जिन्होंने बताया कैसा रहेगा हम सभी के लिए आज का ये दिन। आलोक जी, आप एक बहुत ही कामयाब शख्सियत हैं। आप हमें ये बताइए, सितारों पर आप कितना भरोसा रखते हैं? देखिए, सितारे उसी तरह से है जैसे रोशनी थोड़ी सी ऊपर से कहीं गिरती रहती है। जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कर्म, आदमी का काम जो है, जी। सितारे हो सकता है थोड़ा बहुत आपको होता है ना, बाएं दाएं देख ले कंप्यूटर से, आपको पता चल जाए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। S1 पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता ट्रैफिक नक्शा बता सकता है। जी। तो कभी कभी कोई उससे सहायता मिल जाए, वो अलग बात है कि कोई कहे कि नहीं ठीक है, शायद आप इस सड़क पर जाएंगे तो आप असली मंजिल पहुंचेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आदमी पूरा मेहनत करे और टारगेट बनाए, बिल्कुल अपना डायरेक्शन यदि तय है, तो उसके बाद नक्शा देखने से तय है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, और नक्शा आपको सहायता दे सकता है। लेकिन नक्शे पर एक अंधविश्वास की तरह से यदि कहें कि नहीं मैं तो स्टार बन जाऊंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं संपादक बन जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि किसी स्टार में वो संपादक बनना या प्रधानमंत्री बनना वो खाली एक संयोग हो सकता है कि वो उस तरह से उसमें करते हैं, या साइंटिफिकली जो थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, जो आपका पास्ट बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरा मानना, हम अपने अखबार में, मैगजीन में भी छापते हैं, तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि उनमें कुछ, जैसे कहते हैं संभावना बताना और नक्शा बनाना संभव है। मैं इसीलिए नक्शा कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि आप एक नक्शा दिखा सकते हैं कि आपकी मंजिल है, ये एक नक्शा है जिसमें से यदि आप निकलेंगे तो बाएं रास्ता भी है, दाएं रास्ता भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। तो आदमी को वन शुड बी रेडी, इंस्टेड ऑफ ये सोचने के बजाय कि मैं यदि सितारे मेरे ठीक होंगे, आज शनि ठीक है तो मेरा अच्छा निकलेगा और शुक्र ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं होगा, मुझे ऐसा भरोसा नहीं लगता। मेरे मित्र बड़ी एस्ट्रोलॉजर को हो सकता है इससे नाराज भी हों, मेरे मित्र भी ऐसे हैं, डॉक्टर्स भी हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, लेकिन मैं उनको मानता हूँ कि वो ठीक है, थोड़ा उनको अच्छा लगता है, यदि उनको कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हाँ उन्होंने यदि कहा कि हाँ भूकंप मेरे भविष्यवाणी से ठीक हो गया, तो मैं कहूँगा चलिए आपने अच्छा बताया। या वो कहते हैं कि आप गाड़ी ठीक से, दुर्घटना का खतरा है, गाड़ी ध्यान से चलाएं, लेकिन आप उसके बाद भी चलते तो हैं, दुर्घटना हो या ना हो, तो वो प्रिकॉशनरी तो ठीक है, बट अंधविश्वास के रूप में मैं नहीं मानता। जी सर, हम आपसे जानेंगे कि एज ए जर्नलिस्ट आपके इस करियर में कैसी शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं S1 स्पेशल गेस्ट। हमारे आज के खास मेहमान हैं आउटलुक के एडिटर आलोक मेहता जी। आलोक जी, आप हमें बताइए कि जर्नलिज्म के फील्ड में आप कब आए और कैसे आपकी एंट्री हुई? देखिए, मैं बहुत कम उम्र में जर्नलिज्म में आ गया, एक संयोग इसको कहना चाहिए कि मैं बहुत, जब कहना चाहिए कि स्कूल डेज में आप जब डिबेट बोलते हैं, नाटक करते थे, तो उसकी खबरें अखबार में देखने की इच्छा होती थी जी। तब पहले अपनी खबर खुद लेकर जाके कहते थे कि हमने अपने कॉलेज, अपने स्कूल में हमने ये प्राइज़ जीता है। मैं जब 8th क्लास में था तब भी मुझे 10-12 प्राइज़ मिल गए, मान लीजिए नाटक में भी और डिबेट में भी उसमें। तो मुझे पहले खबर देने के ज़्यादा ऐसा लगा कि जब ये खबर जहाँ हम छपवाते हैं, क्या मैं खुद वो खबर लिखने वाला बन जाऊँ। मैं बहुत, जिसको कहना चाहिए कि स्कूल लगभग मैं कंप्लीट करने वाला था 12th के आसपास, तभी मैं जर्नलिज्म में मुझे कुछ मौका मिला कि एज ए स्ट्रिंगर, उज्जैन जैसा शहर जहाँ था, तो एजेंसी हिंदुस्तान समाचार उस समय एक एजेंसी होती थी जी। तो एक आध वर्ष में एजेंसी के लिए मैंने कुछ काम किया। फिर एक नई दुनिया, वहाँ का एक बड़ा प्रोमिनेंट अखबार है, इंदौर से निकलता है, और तो उसके लिए उनका जो उज्जैन का एक ऑफिस था, उसके लिए मैं कुछ काम करने लगा। बहुत सैलरी की उस समय कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन स्ट्रिंगर के रूप में आप सीख सकें, कुछ कर सकें, जो अखबार में आप अपने बारे में खबर छपती है तो हम खुद भी दूसरों की खबर बना सकें। और दूसरा मुझे लगता था कि समाज में कुछ बदलाव के लिए एक अखबार एक ताकत हो सकता है, चूँकि जैसे मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर में था, तो उसके साथ साथ मुझे लगता था कि कुछ लिख करके बहुत कुछ किया जा सकता है बदलाव सामाजिक काम के लिए। और या पहले मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं कहीं कलेक्टर बनूं, पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था, फिर पायलट बनना चाहता था, लेकिन उन सब के बीच में मैंने कहा सब चीज़ मैं एयर विंग के उसमें भी रहा, एनसीसी में जब मैं रहा पढ़ाई के समय, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, मेरी लाइन तो पत्रकारिता ऐसी है जिसमें मैं किसी IAS अफसर से अधिक काम कर सकता हूँ, मैं पायलट वाला काम भी कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बनाया, मतलब उसको मेरी रुचि चूँकि इसमें हो गई, तो मुझे लगा कि नहीं, समाज में यदि कुछ हेल्थ के इश्यूज़ पर यदि मैं कुछ काम कर सकूँगा, जैसे मैंने कहा मेरी गाँव की पृष्ठभूमि है, तो मुझे लगा कि जर्नलिज्म में रह करके आप ब्यूरोक्रेसी पर चेक रख सकते हैं, आप डिफेंस में यदि कोई चीज़ हो सकती है तो उसमें क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए कुछ लिख सकते हैं। तो फिर मैं जब अपने ग्रेजुएशन ही में लगभग कंप्लीट करा था, उसी समय नई दुनिया में इंदौर में मुझे जॉब ही ऑफर किया गया, चूँकि वहाँ एक्सपेंड हो रहा था, 1-1.5 साल में वहाँ रहा, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा लिए क्षेत्र बहुत छोटा है,
तो आपको आश्चर्य होगा मैं 18-19 वर्ष की उम्र में दिल्ली आ गया जी। और यहाँ भी हिंदुस्तान समाज एजेंसी ने मुझे ऑफर किया था। Okay. तो पार्लियामेंट और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग 71 से मैं दिल्ली में हूँ। तो एजेंसी में मैंने काम किया। एक लंबा अरसा हो गया सर आपको दिल्ली आए हुए भी। तो आप हमें बताइए सर, चूंकि आपके फादर एक अध्यापक थे, तो उनका क्या योगदान रहा है, कितना सपोर्ट आपको उनकी तरफ से मिला है, आज आप जो भी कुछ हैं, क्या उनका रोल प्ले रहा है? मैं समझता हूँ कि मेरे माता पिता का और पिता का बहुत बड़ा रोल रहा, जी। क्योंकि उन्होंने मुझे इनकरेज, जैसे मैंने कहा कि मैं एक छोटे गांव में कहता था कि मैं भाषण दे करके कुछ करना चाहता हूँ, तो वो उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रोका हो। या जब मैं उज्जैन में पढ़ता था तो उसके बाद यदि किसी कॉम्पिटिशन में मुझे ग्वालियर जाना है या दिल्ली जाना है या नागपुर जाना है, तो हमेशा उन्होंने मुझे इनकरेज किया। मैंने सीमित साधन थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज। आज हम अपने बच्चों को 1 लाख रुपया दे करके भेज सकते हैं जर्मनी, लेकिन उस समय एक हमारे शिक्षक होने के नाते उनके पास कोई बहुत साधन नहीं थे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम न जाओ, उन्होंने कहा कि जो तुम करना चाहते हो करो। बहुत जितना एक्सपोजर के अच्छा लिए खासा आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिला है अपने पेरेंट्स का। तो चलिए इसी के साथ हम भी नजर डालते हैं हमारे पेरेंटिंग टिप्स पर। टाइम नाउ फॉर पेरेंटिंग टिप्स फ्रेंड्स। पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों की टीवी वॉचिंग को लेकर अक्सर काफ़ी परेशान रहते हैं। या तो बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं या इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, जैसे बहुत वॉयलेंट प्रोग्राम्स हैं या बहुत एग्रेसिव प्रोग्राम्स हैं या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो उनके एज के मुताबिक नहीं हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स सबसे पहले वो प्रोग्राम्स चूज़ करें जो वो चाहते हैं कि वो उनका बच्चा देखे। जैसे पोगो चैनल है या डिस्कवरी चैनल है। बच्चों के साथ मिलकर उनका एक टाइम टेबल बना सकते हैं जिसमें टीवी टाइम सेट किया जाए और साथ साथ पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम भी उनके साथ प्लान किया जा सकता है। और उनका जो टाइम टेबल है वो उनके कमरे में कहीं पर लगा दें और खूब इनकरेज करें कि बच्चा उस टाइम टेबल को फॉलो करे। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कम टीवी देखे, तो अगर आप 3-4 घंटे टीवी देखते हैं तो बच्चा आपकी बात कभी भी फॉलो नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बच्चे के साथ उसका जो टीवी टाइम है, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, वो उसके साथ बैठकर एंजॉय करें और उन प्रोग्राम्स में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करें। तो दोस्तों ये थी पेरेंटिंग टिप्स। और आलोक जी, आप हमें ये बताइए, जैसे आपने हमें अभी बताया था कि प्रेस का रोल होता है टू एजुकेट द सोसाइटी, और आज के दौर में अगर हम ये बात को ध्यान में रखें तो कितने हद तक ये बात सही है? देखिए, ये बात एक तो मीडिया के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो मेट्रोज के हैं जी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये जो, बल्कि कलकत्ता में फिर भी संभावना है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, ये यहाँ पर जो मीडिया है, जो अखबार हैं या जो मैगजीन है, वही सब कुछ इंडिया नहीं है। पहली बात ये, तो उनको आधार बना के साहब वो कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं मैं समझ सकता हूँ ना। उनकी शायद ज़रूरत भी नहीं है, हो सकता है दिल्ली में भी हो सकता है झुग्गी झोंपड़ी के लिए ज़रूरत है, लेकिन वो हिंदी अखबार का जॉब है। तो ऐसे अखबार आज भी हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं मीडिया का एजुकेट करने के लिए, सोशल अवेयरनेस। जैसे हम अपने मैगजीन में मेरा गांव एक स्तंभ छापते हैं। ओके। तो आज भी खाली केवल छत्तीसगढ़ में हमने तो बाकायदा उसके, हमारे पास एड्रेस ऐसा नहीं कि कोई फेक कोई बता सकता है कि हमारा सब क्वेश्चन है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मान लो 3000 पंचायतें छत्तीसगढ़ की यदि आउटलुक हिंदी पढ़ती हैं तो उनको एक तरह से हेल्थ के बारे में आप कुछ बताते हैं, आप एजुकेशन के बारे में। या मैं पटना में नवभारत टाइम्स का एडिटर रहा आज से 15 साल पहले, तो हमने क्या किया, एबॉर्शन पर। मे बी द एबॉर्शन इज ए इशू इन अमेरिका में भी बड़ा इशू है एबॉर्शन, वहाँ की अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं। और बिहार में यदि अस्पताल नहीं है, उसकी वजह से बच्चा समय पर नहीं हो पा रहा है या एबॉर्शन हो रहा है, तो ऐसे इशू पर पूरे के पूरे पेज उसको छाप करके क्या हेल्थ की फैसिलिटीज़ के बारे में होना चाहिए। ऐसे मेडिकल कॉलम अब तो फिर भी छपने लगे, अब सब अंग्रेजी अखबार में छपते हैं, लेकिन उनमें कैसे अंधविश्वास न हो। जैसे मान लीजिए हम छापते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, योगा, इनके नुकसान भी हो सकते हैं। योगा, बिल्कुल लोग पागल होते हैं कि नहीं योगा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, योगा में भी, और योगा के किसी अच्छे एक्सपर्ट से पूछा जाएगा तो वो कहेगा नहीं, इससे नुकसान हो सकता है। एलोपैथी में डॉक्टर पीके दवे जो टॉप इंडिया के एम्स के भी डायरेक्टर हैं, उनसे हम कहते हैं कि नहीं, यदि आप हड्डी में भी ये दवाई करेंगे या ये करेंगे तो उसका ऑपरेशन करें, नुकसान भी हो सकता है। अटल जी का ऑपरेशन हुआ लेकिन उसका नुकसान भी हुआ कि अब उनको चलने में और दिक्कत आ गई। तो मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, तो टू एजुकेट द पीपल, द रीडर्स, लोगों को अच्छी जानकारी देने के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अधिक पढ़ा लिखा हो, लेकिन हो सकता है उसको जानकारी हो। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी आप यदि गांव के बारे में बताते हैं तो एक तरह से वो उनका भी एजुकेशन कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो मैं नहीं मानता कि एजुकेशन खाली नीचे के लेवल पर है। एजुकेशन आपके सिस्टम में, आप यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने आप में हिम्मत हो कि आप कहें कि देखिए आपकी गली के पीछे यहाँ पर लोगों को शौच जाने के लिए भी महिलाओं को सुविधा नहीं है, लेटरिन्स नहीं है, यदि दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी की औरतें हैं उनके लिए, तो ये रियलिटीज लोगों को पता होना, ये एजुकेट करना मोस्ट डेफिनेटली। जी सर, इसी के साथ चलिए दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
फ्रेंड्स वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इट्स मी सब एंड यू आर वाचिंग S1 स्पेशल गेस्ट और हमारे आज के खास मेहमान हैं आलोक मेहता जी। आलोक जी, आप हमें बताइए, जो हिंदी मैगजीन्स होती हैं वो किस हद तक प्रभावित होती हैं इंग्लिश मैगजीन से? देखिए, इस समय जो ट्रेंड है न्यूज़ मैगजीन के हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं तो जी। आउटलुक है, तो हम लोगों के यहाँ पॉलिसी के तहत भी जो CEO हैं विनोद मेहता, एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने पूरी ये किया हुआ है कि हिंदी वाले अपने हिसाब से करें। तो हमें पूरी, ऐसा कोई नहीं है कि इंग्लिश की उस पर असर पड़ता है। जी सर। उसकी रीडरशिप अलग है। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश की रीडरशिप मेट्रो शहर में है, जी वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई या राजधानियों तक सीमित है, जी। या छोटे शहर में कानपुर, इंदौर में होगा तो लिमिटेड होता है। हिंदी की लीडरशिप चूंकि बड़ा वास्ट है, नॉर्थ इंडिया भी है, उसमें दूसरे साउथ में भी ऐसे कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा फोकस उस पर रहता है। तो हम लोगों के लिए बिहार प्रायोरिटी हो सकता है, जी लालू यादव या मुलायम सिंह यादव या उनकी राजनीति या उस तरह के, उसका ज़्यादा असर होता है। दूसरी मैगजीन्स, कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं, एक दो जो जिसको प्रतियोगी मैगजीन जिसको हम मानते जी। हैं, उनके यहाँ लगभग ट्रांसलेशन होता है। ये अलग बात है कि मान लीजिए वो 30 साल से निकल रही हैं, तो उन्होंने उसकी एक आदत डाल रही है, जी। क्योंकि अखबार या मैगजीन जो है वो एडिक्शन भी है। जी यदि आपकी एक आदत पड़ गई अनुवाद पढ़ने की तो आपको शायद उससे काम चल जाता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि यदि आपको ओरिजिनल अच्छा ताज़ा, जैसे कहते हैं ना, आप बासी जंक फूड भी खाते हैं, आपकी आदत है तो आपको उसमें बुरा नहीं लगता है। आप रोज़ यदि बर्गर खाएंगे तो हो सकता है आपको लगे भाई बर्गर के बिना मेरा काम नहीं चलता। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं, ताज़ा फ्रेश रोटी एक मिल जाए, चाहे 4 न मिले, 2 भी मिल जाए तो जी। काम चलेगा। आपने जैसे अभी बताया कि जो प्रिंट मीडिया होता है, जितने भी मैगजीन्स होते हैं, अखबार होते हैं, इनकी भी एक ख़ास तौर की एडिक्शन होती है, ठीक है सर। लेकिन आजकल ये जो 24 आवर्स न्यूज़ चैनल आ रहे हैं और ये जो एडिक्शन है, तो किस हद तक ये एडिक्शन अफेक्ट हुई है, इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको दिखाते हैं आज के सितारे। आज के सितारे दिन मंगलवार 11 अप्रैल। इस दिन अपना जन्मदिन मनाने वाले सभी दर्शक अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं बॉलीवुड के एक्टर नवीन निश्चल और नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री लुइस पील के साथ, जिनका जन्मदिन 11 अप्रैल को पड़ता है। हॉरोस्कोप के मुताबिक इस वर्ष आपको प्रोफेशनल फ्रंट पर ख्याति मिलेगी। पुराने इन्वेस्टमेंट में दुगना फायदा हो सकता है। लव लाइफ में कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्रेमी का साथ मिलेगा। परिवार में किसी से छोटी मोटी अनबन से हो सकते हैं परेशान। बाकी माहौल खुशियों भरा रहेगा। आप सभी को S1 की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सितारे। हम बातचीत कर रहे हैं आलोक मेहता जी से। आलोक जी, ये जो न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं, दिन पर दिन कोई ना कोई न्यूज़ चैनल आए चला जा रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे, जो ये प्रिंट, ये जो मैगजीन्स की जो रीडरशिप है, इन न्यूज़ चैनल्स की वजह से कितने हद तक, किस लेवल तक इफेक्ट हुई है? देखिए समय, अब ये बहुत आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा कि इतने चैनल आने के बाद सर्कुलेशन बढ़ रहा है ओके। अखबारों का, पत्रिकाओं का। असल में क्या है, या तो उसको आप उस तरह से साथ साथ समय के साथ यदि नहीं बदलते तो अलग बात। अब आप देखिए, पत्रिका, मैं आज से 25 साल पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, तो उसमें कलर के 2 पेज ही सिर्फ होते थे, कविता कहानी वाले पेज और कार्टून पेज, और कवर उसका होता था। अब क्या है कि आप हर पृष्ठ रंगीन है जी। आप उसके साथ समय के साथ पत्रिकाएं भी बदली हैं। अखबारों में भी आप देखें कि कलरफुल कार्टून्स, स्केचेस। अभी चिदम्बरम ने बजट पेश किया तो पूरा एक बड़ा भारी चिदम्बरम का कार्टून टाइप का दिखता है। तो अच्छा, लेकिन टीवी में देखने के बाद भी, अच्छा सभा को हमने इस चैनल में देखा, लेकिन उसके बाद लोग पढ़ना चाहते हैं कि अच्छा सभा ने कहा क्या था। कई बार चूंकि आपने चैनल में तो आपने 2 मिनट देखा, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, बट लोग उसको पढ़ना भी चाहते हैं। तो मेरा अनुभव यह है कि इसने एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। आदमी चाट भी खाना चाहता है, आदमी मिठाई भी खाना चाहता है, लेकिन आदमी खिचड़ी भी खाना चाहता है कि कहीं पेट को एक दिन रिलीफ थोड़ा सा मिलेगा। आज यदि दलिया खाएंगे तो शायद थोड़ा सा सुकून हमें मिलेगा। कितना ही नॉनवेज खाने वाला आदमी होता है, उसके बाद भी कभी कभी उसको सादी चीज़ खाना, सलाद खाने में मजा आता है। सो आई थिंक कि मैगजीन का और अखबारों का भी ये रोल है कि यदि वो पुराने, आज मैं कहूँ कि नहीं, समाजवादी क्रांति की तरह से मान लीजिए गांधी जी जैसा अखबार निकालते थे, यदि मैं वैसी पत्रिका या अखबार निकालूंगा तो नहीं चलेगा। लेकिन यदि हम उसमें, जैसे मैं मानता हूं कि अखबार या पत्रिका इसलिए सर्वाइव कर सकते हैं 3 जनरेशंस। जैसे मैंने कहा, मेरे पिता जो 80 साल के करीब होने आए, वो भी पढ़े उस पत्रिका को या अखबार को, मेरी उम्र के लोग और मेरे बच्चे, यंगर जनरेशन। यदि हिंदी में है तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि, जैसे लोग कई बार कहते हैं कि आप सेक्स या सिनेमा छापेंगे तो ये तो बड़ी ख़राब बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि हम नहीं छापेंगे तो फिर वो यंगर जनरेशन अंग्रेजी की तरफ जाएगी या कोई खाली एक पोर्नोग्राफिक मैगजीन पढ़ेगी। उससे एक संतुलन उसमें हो। चलिए सर, इसी के साथ हम नजर डालते हैं हमारे आज के विचार पर। देखते हैं स्पिरिचुअल डाइट। One of the secrets of inner peace is the practice of compassion.
फ्रेंड्स, तो हमने आपको दिखाया हमारा आज का विचार स्पिरिचुअल डाइट के जरिए। आलोक जी, आप हमें बताइए, कोई भी मैगजीन अगर सक्सेसफुल होती है तो उसके पीछे क्या क्राइटेरियाज होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी विश्वसनीयता कितनी साख रहे। जी। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण, मैं इसलिए नहीं कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी आउटलुक हमने निकाला 3 साढ़े तीन वर्ष हो गए। जी। उस समय जब सब टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे ग्रुप ने मैगजीन्स कई साल पहले बंद कर दी, पिछले कुछ साल पहले भी बंद की। जी। ऐसी स्थिति में एक हिंदी की मैगजीन एडवेंचर की तरह निकाली गई और वो सफल हुई इसलिए कि उसकी एक विश्वसनीयता बनाई, उसकी पहचान हो, विश्वसनीयता हो और पाठकों की पहचान हो। कौन हमारा रीडर है, हमारा पढ़ने वाला कौन है, संपादक कौन है, खाली यही नहीं है संपादक कौन हो तो ठीक है, चलिए ठीक से लिखने वाला आदमी हो, लेकिन साथ में कौन क्या पढ़ना चाहता है। तो उसके पहले एक दिमाग में पहले तैयारी हो कि हमें पढ़ने वाला, हमें यदि बिहार में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मेरा टारगेट कौन है, मुजफ्फरपुर। मेरे बारे में कई बार हमारे कलीग भी हंसते हैं कि मुजफ्फरपुर में कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो आप बेसिकली एक रिसर्च एनालिसिस भी करते हैं? या खुद के अपनी जो समझ है, सोच है कि हमारा वहाँ से चिट्ठियाँ आती हैं या लोग बात करते हैं या लोग किस तरह के लोग वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो यदि हमारे रीडर को, हम ये नहीं चाहते हैं कि उसको एकदम 5 लाख की घड़ी के बारे में यदि आप कॉर्पोरेट पेज में छापेंगे तो उसका कोई हमारे लिए फायदा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि यदि लोगों को मालूम हो कि घड़ी यदि नहीं आ रही 150 रुपये में मिलने वाली भी है, 10,000 में मिलने वाली है, लेकिन यदि हम बड़ी हीरे वाली, जवाहरात वाली ऐसी चीज़ें छापेंगे तो एक खाली आप सपना दिखाएंगे, असलियत नहीं दिखाएंगे। कुछ पत्रिकाएं ऐसा करती हैं, वो सपना बेचती हैं, लेकिन सपना बेचना ही एक पत्रिका का काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि सफल वो है जो एक समाज में कुछ अच्छा काम करने के लिए भी कुछ कर सके। ये नहीं कि कोई क्रांति करना है, सरकार बदलना एक, तो दूसरा एक और है कि राजनीति से उसका परहेज इस हद तक हो कि संपादक खुद राजनीति में न जाना चाहें, उसकी कोई अपनी महत्वाकांक्षा ना हो, एक निष्पक्ष व्यू हो। जैसे मैंने कहा, जो बहुत ही क्रिटिकल हमारे पत्र आते हैं, तो आप आउटलुक जैसे मैगजीन में देखेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जो बहुत ही तीखा लिखते हैं, वो ये क्या है, ये बहुत ही फलानी चीज़ के खिलाफ है, सांप्रदायिक खिलाफ यदि लिखते हैं तो जो ऐसे लोग नाराज होंगे वो कहेंगे, फैनेटिक जो लोग होते हैं वो कभी कभी नाराज भी होते हैं कि आप इतना तीखा, तो उनके पत्र भी हम छापते हैं। या उनकी बात, मेरी आलोचना करने वाले को मैं सबसे अधिक स्वागत करता हूँ, जो हमारे कहा था निंदक नीरे रखिए। तो एक अच्छी पत्रिका की सफलता ये है कि वो अपनी आलोचना को सुने, दूसरों की बात सुने, अपनी बात कहने के बजाय। जो हमेशा होता है, इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स आपके क्यों सफल हैं? क्योंकि आप दूसरा भी क्या कह रहा है उसको सुनना चाहते हैं। हो सकता था कि आप प्रेजेंटर हैं, आप मुझे बोलने नहीं देती, आप ऐसे लंबे लंबे सवाल करती हैं कि मुझे एक लाइन का जवाब देने का मौका मिलता। सो दिस इज द सक्सेस ऑफ एनी मैगजीन, एनी मीडिया, किसी के लिए भी, कि वो दूसरों की बात सुने, उसे पचाए, दूसरों को डेमोक्रेट, यही एक डेमोक्रेसी के लिए ही हमको मीडिया की ताकत मिली है। तो प्रजातंत्र की तरीका यही है, और पत्रिका की सफलता या अखबार की सफलता ये है कि आप दूसरों की सुने, समझें और उसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करें। वेरी वेल सर। आप हमें ये बताइए कि ये जो नए पीढ़ी के जो जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि ईमानदारी से भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, बिना किसी सिफारिश के भी बहुत कुछ पा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं तो गांव से निकल कर अभी तक आया, तो उसके बिना भी चल सकता है। मैं दिल्ली में मुझे कोई नहीं पहचानता था, तो ये एक भ्रम यंग जनरेशन रहता है कि मुझे कोई पहचाने, मेरे पास कुछ हो, मैं ऐसा सूट पहनूंगा तो मैं जाऊंगा तो ऐसा होगा। यंगर जनरेशन में ईमानदारी से लिखे, निष्पक्षता के साथ लिखे, तथ्य के साथ लिखे, बायस पूर्वाग्रह अपना न हो, तो निश्चित रूप से सफल होगा और उसको कहीं ना कहीं हमेशा सफलता मिलेगी। जी सर, अब इस इतने खूबसूरत मैसेज के साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। वेल फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज के खास मेहमान आलोक मेहता जी से मिलकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अभी दीजिए सबा को इजाज़त। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।